चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने एसएससी स्टेनो के लेटेस्ट सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं। तो फिर से बारी है, इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्लास में। लास्ट लेक्चर में हम इस सेट के फर्स्ट 35 क्वेश्चंस या कहें तो आधा सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 36 to 70 करते हैं। 70 से आगे केवल पैसेजेस हैं। ठीक है, एक एक पैसेज भी इसका करेंगे जरूर। ठीक, तो क्वेश्चंस वगैरह का क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि क्वेश्चंस का 2022 में तो एसएससी स्टेनो में कोई पैटर्न था ही नहीं। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग दे रखे थे, ये सब मैंने तुम्हें दिखाए थे, है ना। और क्लोज टेस्ट और पैसेजेस वगैरह इस तरीके थी। ठीक, तो इस सेट को हम आज कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर होता है ना। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखेंगे। और सेट तुम्हें मैंने दिखाई दिया था, सेट बच्चे की आंसर की थी, है ना, ये वाला था। और इसमें हम अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। देखते हैं पेज नंबर 38 था शायद। हाँ, पेज नंबर 38 था। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट हार्डली नो एनीवन इन द सिटी। वह मुश्किल से ही किसी को शहर में नहीं जानता था। देयर फोर ही फेल्ट होम सिक ऑल द टाइम। इसीलिए उसे घर में बैठे हुए बोरियत महसूस होती रहती थी। कुछ इस तरह का सेंटेंस है। अब बच्चे जिनको ग्रामर पढ़ाई थी अच्छे से, देखते ही समझ गए होंगे कि एरर कहाँ है। तुम लोगों को एक बात बताई थी एडवर्ब के चैप्टर में कि हार्डली जो है नेगेटिव एडवर्ब है। और जब भी कभी सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब आती है तो उसके साथ नेगेटिव वर्ड कभी नहीं लगाया जाता। दैट मीन्स डिड नॉट हार्डली नो। इस पूरे सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ही डिड नॉट नो करो, या तो ही डिड नॉट नो, या तो ऐसे करो वह जानता नहीं था, क्योंकि हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है, डिड नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो या तो कहो कि वो शहर में किसी को नहीं जानता था, या फिर ऐसे कहो ही हार्डली, और नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि इस बार डिड नहीं है। न्यू एनीवन इन द सिटी, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मीनिंग आएगा वह मुश्किल से ही किसी को जानता था शहर में, इसीलिए घर पर होमसिक फील करता था, है ना। सर्ट समय होमसिक फील करता था। दोनों में से कोई भी चेंज कर दो, दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है। ये बात आपको समझ में आ भी गई। ठीक है, बेसिक ग्रामर का एडवर्ब के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ही ही इज़ फास्टर एनफ टू डिफीट द करंट रिकॉर्ड होल्डर। वह काफ़ी तेज़ है, टू डिफीट हराने के लिए, करंट जो अभी का हाल ही में जो रिकॉर्ड होल्डर है, जिसका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, उसको हराने के लिए वो काफ़ी तेज़। ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने एनफ का रूल पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा एनफ जो होता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में आता है। ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। और जो आपने फास्टर लिखा हुआ है ये है कंपैरेटिव डिग्री का, तो इसमें से ई आर काटना पड़ेगा आपको, केवल फास्ट आएगा। बेसिक सा रूल। और आपको ये एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाया गया था, एनफ को नाउन के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, एनफ को एडजेक्टिव के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। ये सारे रूल्स मैंने ग्रामर में बताए हुए हैं। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन एडवर्ब के चैप्टर से पूछा गया था, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है चूक, किसी चीज़ की चूक हो जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ का लोप हो जाना, ये ओमिशन कहलाता है। और स्किपर क्या होता है? स्किप होता है जहाज़ का कप्तान। पानी का जहाज़ होता है ना, उसको, उसके कप्तान को हम स्किपर बोलते हैं। मजाक में ये बोला जाता है ना, वर्ड कप्तान को। अगला क्या है आपका? अक्रूवल है। अक्रूवल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बढ़ोतरी होती रहे, जैसे आपकी कोई बैंक अकाउंट में कोई प्रॉपर्टी रखी हुई हो, बैंक में लॉकर्स में कोई प्रॉपर्टी हो, या कोई और ऐसी चीज़ हो जिसकी कीमत लगातार बढ़ती रहेगी और जो आपको फ़ायदा देगी, ऐसी कोई भी चीज़ जो है अक्रूवल कहलाती है। संग्रहण भी इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ संग्रह करके रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है डिलीशन। डिलीट का, डिलीट से बना है, तुम्हें पता है, कोई चीज़ छूट जाना या कोई चीज़ खत्म कर देना, ये इसका मीनिंग है। मेंटेन और रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, बरकरार रखना। आंसर तुम्हें पता लग ही गया होगा, सिनोनिम जो है और इसका ओमिशन क्यों, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिलीशन इसका सिनोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो।
एक एक वर्ड पे ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेट का लालच कभी मत करना। सेट को केवल डेली रूटीन में एक एक क्वेश्चन एनालाइज करना है और उसके बाद सेट को भूल जाना है। उस सेट में से जो भी वोकैबलरी निकल के आती है केवल उसको याद करना है और किसी चीज़ को नहीं देखना। बस ये बात ध्यान रखना, पेपर में केवल अपना वो रजिस्टर पढ़ के जाओ जिसमें से तुमने वोकैबलरी इंपॉर्टेंट निकाली है। सेट सारी की सारी प्रीवियस ईयर वोकैब ही रिपीट होती है, कुछ भी नया नहीं आता। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो, 95 टू 96 क्वेश्चंस पिछले पेपर के आएंगे। अगर समझ में अच्छे से आते होंगे, प्रैक्टिस बढ़िया कर रखी होगी, तो सारे के सारे क्वेश्चन तुरंत सोल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दे आर बाइंग अप्लायंसेज, वे जो हैं अप्लायंसेज खरीद रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक उपकरण खरीद रहे हैं, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, हु वर मूविंग, जो मूव कर रहे थे, देयर होम टाउन, अपने होम टाउन को वो जो जा रहे थे उनसे वे खरीद रहे थे। अब एक बात बताओ, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त होगा तो वो माई फ्रेंड होगा, है ना, मेरा दोस्त माई फ्रेंड। उनका दोस्त अगर होगा तो THERE होगा या THEIR होगा? बताओ पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव कौन सा होता है? समझ गए होंगे एरर, क्या एरर है? इस देयर की जगह पे ये वाला देयर आएगा, बस यही मेन एरर था। और ये तुम जानते भी होंगे, एडजेक्टिव के रूप में ये वाला देयर कभी आ भी नहीं सकता, है ना। चलिए, तो आंसर पता लग गया पहला क्यों है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 के लिए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। क्वेश्चन यहाँ, तो 40 क्वेश्चन कहता है कि एक्टिव पैसिव बदलो, और यहाँ पर पिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होगा? इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो किस किस में है। इज आर एम थर्ड फॉर्म इसमें है? बिल्कुल नहीं है। इज आर एम के साथ बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म नहीं है डायरेक्ट, ये भी नहीं आंसर हो सकता। विल बी के साथ ये आ गया, तब भी आंसर नहीं हो सकता। अब इज आर एम के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म इसमें है, आंसर क्लियर हो गया होगा क्यों आया है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें देखो, पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहली चीज़ इस सेंटेंस में देखो, इज आर एम का वाजवर हो जाता है, देखो किस किस में, या तो पहले में है या चौथे में है, दूसरा तीसरा आंसर नहीं हो सकता, काट दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मी था टोल्ड के बाद में या सेड टू के बाद में, तो मी ही रहेगा, हिम नहीं हो सकता, ये भी काट दो, बदल नहीं सकते ना इन चीज़ों को, तो मी रहेगा। इसलिए आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या होगा और क्यों होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है वाजवर आईएनजी है, इसका पैसिव वॉइस तुम्हें पता है, टेंसेस सभी जानते ही हो, अच्छे से याद कर रखे होंगे। जिसने याद नहीं किए कर लो, अदरवाइज पेपर में मारे जाओगे, और कोई कारण और कोई रिजल्ट तुम्हारा होने वाला है नहीं। तो रूल्स याद होने चाहिए टेंसेस के। वाजवर आईएनजी का जो पैसिव होता है वो वाजवर बीइंग थर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले उसे ढूंढो, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो वाजवर बीइंग थर्ड फॉर्म इसमें है, वाजवर बीइंग थर्ड फॉर्म इसमें भी है, वाजवर बीइंग थर्ड फॉर्म इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जैसी कोई चीज़ नहीं थी इसलिए इसे काट दो। ठीक है, अब इसके बाद वाजवर के बाद बीइंग थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, ये भी कट गया। अब इतना देख लो कि भाई मील सिंगुलर है या प्लूरल है। मील अगर सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ड नहीं आ सकता, इसलिए ये भी कट गया। आंसर तो सामने है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव क्या होता है? बेसिक्स आंसर, विल शैल, फिर बी, और फिर थर्ड फॉर्म। तो विल शैल बी थर्ड फॉर्म ढूंढ लो किस किस में है। पहले में नहीं है, काट दो। दूसरे में विल शैल बी थर्ड फॉर्म है, आंसर हो सकता है। तीसरे में विल शैल नहीं है, वुड आ गया, ये भी काट दो। अब अगला है विल शैल बी और थर्ड फॉर्म, तो आंसर दूसरे या चौथे में से है। अब देखो, ही विल बी सेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल बाय हिज पेरेंट्स, उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा अगले साल। ही विल बी सेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर बाय हिज पेरेंट्स, उसको अगले साल उसके पेरेंट्स के द्वारा बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा। अब ये जो अगले साल बाद में है, इसके बजाय बीच में आकर के ज़्यादा अच्छी फ्लुएंसी दे रहा है, तुम्हें आंसर पता लग ही गया होगा इसी वजह से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा अगले साल, और अगले सेंटेंस की हिंदी है उसको अगले साल एक बोर्डिंग स्कूल में उसके पेरेंट्स के द्वारा भेज दिया जाएगा। अब जो बीच में हिंदी आई है इसने सेंटेंस की फ्लुएंसी बना दी है, इसी वजह से आपका आंसर चौथा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 43 के बाद नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। आंसर की का नेक्स्ट पेज क्या है? बेहद इजी सेट है। मुझे नहीं लगता यार कि अगर कोई भी तुम में से इस सेट में बैठा होगा इस पेपर में पिछले साल, तो उसे कोई चीज़ भारी लगी होगी। बहुत इजी सी चीज़ें हैं, चलो देखते हैं। इसने कहा है
कि सेंटेंस में कोई सब्स्टिट्यूट, मतलब इन वर्ड्स की जगह जो अंडरलाइन है कोई वर्ड आ सकता है क्या, एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे गए हैं ये, ध्यान ध्यान से देखना। तपन फेस सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हम इनको कह सकते हैं, और इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, 2-4 वर्ड के लिए एक वर्ड पूछा है। तो तपन फेस अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यूरिंग द होल लॉकडाउन। तपन ने क्या किया, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को फेस किया पूरे लॉकडाउन के दौरान। एंड सीइंग हिम गो थ्रू ऑल दिस, और उसे देखते हुए, एंड सीइंग हिम गो थ्रू ऑल दिस, मैंने उसे देखते हुए ये सब चीज़ों से वो होकर के गुजर रहा था, उसे ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई फॉरगिव, मैंने माफ़ कर दिया, हिज पार्डनेबल मिस्टेक्स, उसकी ऐसी गलतियां जो माफ़ की जा सकती हैं उनको मैंने माफ़ कर दिया। अब माफ़ करने लायक गलतियां क्या होंगी, इनको मीनिंग से थ्रू समझो। तो ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं भाई। अब तुम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते रहो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आते ही नहीं इस पेपर में, अब पेपर में नंबर खा जाएगा तुम्हारे इसी वजह से, इसी गलती की वजह से। ठीक है, तो गलती करने माफ़ करने लायक गलती को एक वर्ड में क्या कहेंगे ये पूछा है। क्रेडिलश होता है विश्वासशील, विश्वासी या सहज विश्वासी, मतलब जो तुरंत किसी भी बात पे विश्वास कर ले, या इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो सीधा साधा भी होता है, जो ऐसा कोई बंदा जो तुरंत किसी पे भी विश्वास कर ले, सीधा साधा। अगला जो वर्ड है आपका वो है इम्परवियस, इसे कहते हैं अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके, अप्रभावी, जिसको जो प्रभावित ना होता हो किसी चीज, है ना, अप्रभावित, है ना, ये हो जाएगा। वेनियल होता है क्षम्य, क्षमा योग्य, क्षमा योग्य। और एक्सटेम्पोर क्या होता है, बिना किसी तैयारी के। अब ये चारों के चारों वर्ड तुम्हारी सब्स्टिट्यूट वाली लिस्ट में है, बता दो कौन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट नहीं आते। जो कह रहा है पेपर में बेटा मारे जाओगे, ध्यान रखना, बिना किसी तैयारी के। ठीक है, चारों के चारों वर्ड थे। आंसर वेनियल क्यों है, क्षमा योग्य था, पता लग गया होगा तुम्हें आंसर ये क्यों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है दे गोट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर, आंसर समझ में आ गया होगा। गेट इनटू हॉट वाटर के साथ का मतलब क्या होता है, मुश्किल में पड़ जाना। मीनिंग क्या है, मुश्किल में पड़ जाना। आइडियम है, लिस्ट में जा करके देख लेना, लिस्ट पड़ी हुई है तुम्हारे के कोर्स में। ठीक है, मुश्किल में पड़ जाना इसका मीनिंग है। तो वर थोरोली फेमिलियर विद, फेमिलियर विद का मतलब होता है जानकार होना, किसी चीज़ के जान पहचान में होना, तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को जानते थे। दूसरा है लैंडेड इन ट्रबल, मुश्किल में पड़ जाना। मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ा देना। टेक दी हेल्प ऑफ, किसी की हेल्प लेना। अब दे गोट इनटू हॉट वाटर, वे मुश्किल में पड़ गए। व्हेन देयर ट्रिक्स वर रिवील्ड, जब उनकी जो ट्रिक्स हैं, उनकी चालबाजियां हैं, वो रिवील कर दी गई, उजागर कर दी गई उनके पड़ोसी के द्वारा। ठीक है, तो वे मुश्किल में पड़ गए। तो मुश्किल में पड़ जाना दूसरा आंसर क्यों है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है लेट मी, अगला क्वेश्चन कहता है लेट मी डिलीवर द लेटर्स टू द पोस्टमैन, मैं ये लेटर पोस्टमैन को डिलीवर कराता हूँ। कॉलिन ने ये बात कही। ठीक है, अब उसने खुशी के साथ ये कही कि भाई मैं, मेरी इच्छा है, मैं ये कराता हूँ, ये वाला तो आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है, सजेस्ट वाला। सेड के साथ में, दैट के साथ में लेट, दैट के तुरंत बाद में लेट कभी नहीं आता, ध्यान रखना, ये सीधा सीधा कट गया, क्योंकि दैट के बाद चाहिए सब्जेक्ट और लेट होती है वर्ब, और लेट के साथ ऐसे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कोलिन ने रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करने के लिए ओके ही माइट बी अलाउड, के उसे अलाउ कर दिया जाए, ये बात मैंने समझा रखी है। लेट वाला एक रूल लिखवा रखा है मैंने, वहां पर एक फिक्स फ्रेज लिखवाया था कि माइट बी अलाउड आता है इसमें, लेट वाले में कई बार जब अपनी इच्छा जताई जाती। तो रिक्वेस्टेड के मुझे अलाउ कर दिया जाए ये लेटर डिलीवर करने के लिए। और कॉलिन ने पूछा कि, उसने पूछा कि इफ़ ही वाज, अब ये जो इफ़ वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर ये है नहीं, इसी वजह से चौथा भी आपका कट गया। तो आंसर तीसरा क्यों है, क्योंकि माइट बी अलाउड वाला स्ट्रक्चर लेट वाले सेंटेंस का बनता है इनडायरेक्ट, है ना, चैप्टर में तुम्हें डिटेल में पढ़ाया हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है टेक अवे योर ब्रेथ, अगर मैं तुम्हारी सांस ले लूँ, टेक अवे तुम्हारी सांस तुमसे दूर ले जाऊं, कहने का मतलब तुम्हारी सांस रोक दूं किसी तरह से। तो सांस रोकने का सेंस कैसे आता है, जब तुम्हारी सांस रुक जाए, कुछ देख करके, कुछ फील करके तुम चौंक जाओ, तो इसका मीनिंग क्या है, चौंक जाना। और जो तुम्हारा पहला वर्ड है एस्टोनिश, ये भी चौंक जाना है। तो आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा पहला क्यों है। किलिंग मारना होता है, एग्जॉस्ट थकाना होता है, फॉलिंग, फॉलिंग इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना। तो आंसर 47 का आपका पहला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस
48 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। 48 क्वेश्चन कहता है कि एक्टिव पैसिव में आ जाओ। अब इसमें वाज वर प्लस आईएनजी है, रूल बता दो जल्दी से। पैसिव का क्या होता है, वाज वर बीइंग आएगा और फिर चेज्ड आएगा, थर्ड फॉर्म। तो वाज वर बीइंग चेज्ड पहले में नहीं है, काट दो। वाज वर बीइंग चेज्ड दूसरे में नहीं है, काट दो। वाज वर बीइंग चेज्ड तीसरे में आंसर हो सकता है, चौथे में वाज वर बीइंग चेज्ड नहीं है, काट दो। बताओ क्या टफ था इसमें, बहुत बेसिक सी चीज़ हमने देखी, आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है सम चिल्ड्रन सरप्राइजिंगली टेक ऑन देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन अपीयरेंस। कुछ बच्चे जो होते हैं आश्चर्यजनक रूप से, अब अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट, ये दिखना। तो जो दिखने में होते हैं ना, वो दिखने में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक इस फ्रेजल वर्ब की जगह पे ऐसा वर्ड होना चाहिए जो जो मीनिंग ये दे, के समान होना, किसी के समान होना या किसी के समान दिखने का सेंस जिससे आए, वो फ्रेजल वर्ब होनी चाहिए। अब फ्रेजल वर्ब में मैंने तुम्हें टेक आफ्टर कई बार पढ़ाया है, बताओ बेसिक ग्रामर में, वो इसमें भी पढ़ाया, अदर जगह भी टेक आफ्टर कई बार आया है, एक्सरसाइज में भी आया है, तो सारी चीज़ें करा रखी हैं, नया कुछ भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेक आफ्टर इसका आंसर हो जाएगा। टेक लेटर का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, टेकिंग आफ्टर इसलिए नहीं आया, आईएनजी इसलिए नहीं आया क्योंकि उससे पहले इजआरएम वगैरह चाहिए होता है, डायरेक्ट आईएनजी कभी नहीं आ सकता। ठीक है, आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू। संसार तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, संसार किसी के लिए नहीं रुकेगा। इट विल कीप ऑन गोइंग, ये हमेशा चलता रहेगा। अब इसने एरर दिया है ए पार्ट में, बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, सर ए में कैसे है, सेंस तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक बात तुम्हें बताता हूँ, जब भी कोई चीज़ फिक्स्ड हो जाए और फ्यूचर की वो चीज़ हो, तो ओवरऑल उसका टेंस हम जो है प्रेजेंट में बना सकते हैं। क्या आ जाएगा, प्रेजेंट में। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में विल नॉट की जगह पे डज नॉट आएगा, विल की जगह पे डज आ जाएगा यहाँ। तो वर्ल्ड डजंट स्टॉप फॉर यू। इसी तरह से हम टाइम को भी कहते हैं, टाइम डजंट स्टॉप फॉर एनीवन, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ऐसे ही संसार किसी के लिए नहीं रुकता है, ये चलता ही रहेगा। तो ये फ्यूचर की जगह पे हमें प्रेजेंट बनाना है। जो भी चीज़ फ्यूचर की फिक्स हो जाती है या जो चीज़ होनी ही है, उसको हम मोस्टली प्रेजेंट में रखते हैं। यही इसका बेसिक सा एरर था, बहुत से बच्चे इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसमें आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51, साइंटिस्ट्स हैव डिटरमाइंड दैट। साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है ना, दैट द ह्यूमन टंग, उन्होंने पता लगाया कि ह्यूमन टंग जो है इज अट्यून्ड टू। अब यहाँ पर जो अट्यून्ड टू वर्ड है, अट्यून्ड टू का मतलब क्या होता है, ये बात समझो। इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ की आदत पड़ना, आदत पड़ना। ठीक है, देखो अभी कोई कमेंट नहीं, आराम से पहले सेट करो, बाकी सब चीज़ें बाद में, है ना, डाउट्स भी होंगे वो सब बाद में हो जाए। ठीक है, अच्छा आदत पड़ना इसका मीनिंग हो गया अट्यून टू। तो हमारी जो ह्यूमन टंग है, जो इंसान की जीभ होती है, ये आदी हो जाती है किसके लिए, कई सारे किस चीज़ के लिए, कई सारे टेस्ट का सेंस आ रहा है। तो टेस्ट को हम दूसरे सिनोनिम में क्या कह सकते हैं, फ्लेवर कह सकते हैं। कई सारे फ्लेवर की आदत हो जाती है इसे, या आदत है इसे। लाइक जैसे कि स्वीट कह लो, मीठा। सॉल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्टी नमकदार होता है, नमक का। बिटर का मतलब खट्टा या कड़वा होता है। और सोर का मतलब भी खट्टा होता है। सेवरी का मतलब होता है मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट। सेवरी का मतलब ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन में आएगा ये। सेवरी का मतलब मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा खाना, है ना, इसे हम सेवरी कहते हैं। पॉसिबली फैट, कई बार ये फैट। तो कई तरह के टेस्ट के लिए हमारी जीभ जो है आदी हो जाती है। टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन, जो कि डिफरेंस बताती है किसके बीच में, दीज टेस्ट वॉज क्रूशल। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस बताना है, टेलिंग का मतलब बताना, इनके बीच का जो डिफरेंस बताना है वो क्रूशल है। वो क्या था, वो ज़रूरी भी था। क्रूशल का मतलब ज़रूरी या आवश्यक था, किसके लिए, और ह्यूमन, इंसान की मौजूदगी के लिए। और मौजूदगी के लिए एग्जिस्टेंस वर्ड आता ही है, एग्जिस्ट का मतलब ही मौजूद होना होता है। तो इंसान की मौजूदगी के लिए ये ज़रूरी भी था कि उसे अलग अलग टेस्ट का पता हो। ठीक है, बाकी सब में अगर मैं टैंग वर्ड देखूं, टैंग क्या होता है, खट्टा या तेज टेस्ट होता है किसी चीज़ का, है ना, अलाइव, जीवित होता है। रेलिश का मतलब क्या होता है, रेलिश का मतलब होता है चखना, मीनिंग लिख लेना। रेलिश का मतलब चखना या किसी चीज़ का आनंद लेना, खाते हुए, किसी चीज़ को खाते हुए। रेलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आनंद लेना। ठीक है, और रीज़न और रियलिटी, ये सब का मीनिंग तुम्हें पता ही है।
आंसर तुम्हें पता लग गया होगा हिंदी के अकॉर्डिंग। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हिंदी मीनिंग तो हम निकाल ही नहीं पाते, हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो भाई, हिंदी मीनिंग एकदम से डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे तुम्हें पैसेजेस वगैरह पढ़ते रहना है, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते रहना है। वही बात है, जिस चीज़ से डर लगता है उसे फेस करना पड़ेगा, उसे छोड़ करके आप एक तरफ नहीं हट सकते। अगर आपको मान लो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कभी होता ही नहीं हमसे, और वो उसे डर के मारे छोड़ करके अलग हटते रहते हैं, तो वो कभी होगा भी नहीं। उसे फेस करना ही पड़ेगा भाई, तभी जा करके वो कंट्रोल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो इसने क्या पूछा है, उल्टा वर्ड पूछा है। फालतू के सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेवरी का उल्टा पूछा है। अब सेवरी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अभी सेवरी का मतलब चटपटा, स्वादिष्ट, मसालेदार, ये सारे मीनिंग है। अब चटपटा, स्वादिष्ट, मसालेदार का उल्टा क्या होगा? सॉरी, मसालेदार का उल्टा होता है मीठा। तो आंसर सीधा सीधा दे रखा है इसने। पंगेंट क्या होता है? पंगेंट होता है तेज या तीखा, है ना, बहुत तेज झंझनाट के साथ जो टेस्ट होता है ना, उसको हम ये कहते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा, एक सेकेंड सर, हाँ अब देखो, मस्टी। अगला वर्ड है हमारा मस्टी। मस्टी, हाँ, इन सब वर्ड्स के मैं एक एक वर्ड के मीनिंग इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम जो है अपनी पूरी लाइफ में ये वर्ड नोट कर लो और उन्हें अपनी स्पीकिंग में और अपने एग्जाम में यूज़ करो। यही एंटोनी सिनोनिम होते हैं, कोई अलग से स्पेशल नहीं होते। ठीक है, चलो। मस्टी और रैंसिड दोनों का मतलब होता है सड़ा हुआ खाना, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, बासी, दुर्गंध युक्त, है ना, दुर्गंध युक्त का मीनिंग। ये सब आपके दोनों के दोनों, मस्टी के भी और रैंसिड के भी सिमिलर, दोनों सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या कहता है? 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि सिनोनिम पकड़ो। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, दोनों का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी, ना, दायित्व या जिम्मेदारी। कर्तव्य भी इसका मीनिंग है ना, कर्तव्य तुमने खूब पढ़ा होगा, कर्तव्य इसका मीनिंग होता है। लो कानून होता है, बिलीफ विश्वास होता है, रूल नियम होता है ना। आंसर तुम्हें पता लग ही गया होगा, सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखो, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आए, इसका मतलब उसका जब हम डायरेक्ट में बदलेंगे, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए या वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट अगर मैं करूँ तो वाजवर हो जाता है इसका, हैड बीन का। और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट करूँ तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन। तो देखो, हैज़ बीन या हैव बीन या फिर वाजवर थर्ड फॉर्म किस में है? इसमें नहीं है, काट दो सीधा सीधा। इसमें इजारा में आ गया, ये भी काट दो। पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा या फिर हैव होगा। वाजवर थर्ड फॉर्म इसमें है, इसमें भी वाजवर थर्ड फॉर्म या हैज हैव नहीं है। तो आंसर तुम्हारे सामने क्लियर होगा क्यों है। ठीक है, हैड बीन पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट के डायरेक्ट में दो बन सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट का इंडेफिनिट, ये भी बन सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट इसका आंसर दे रखा है, तो हमें ढूंढना ही नहीं पड़ा कुछ, सीधा सीधा सा आंसर था, फालतू की चीज़ें देखनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है एंटोनिम वर्ड। एंटोनिम क्या होता है? डिफाइल का मतलब, डिफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? डिफाइल का मतलब दूषित करना, खराब करना, है ना, किसी चीज़ को झूठा करना, दूषित करना। करप्ट का मतलब भी दूषित करना या भ्रमित करना, है ना, सोच खराब कर देना, किसी की थिंकिंग खराब कर देना, उसका लेवल बिगाड़ देना, है ना, ये दूषित करना या फिर पथ से भटकाना, ये सब इसके मीनिंग हो। ठीक है, आगे जो वर्ड है आपका अगला, वो क्या है? बी फॉल। बी फॉल का मतलब क्या होता है? नाम गंदा करना या फिर बदनाम करना, नाम गंदा करना या फिर बदनाम करना, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, टार्निश का मतलब भी कलंकित करना हो जाता है, कलंकित करना, मैला करना, है ना, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। ठीक, मैला करना, गंदा करना, खराब करना, ये भी टार्निश के मीनिंग है। तो आंसर तुम्हें पता लग गया होगा। खराब करने का उल्टा क्या होता है? खराब करने का उल्टा साफ करना, सही करना। तो आंसर तुम्हें क्लीन क्लीन क्यों है ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। 55 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखो ध्यान से, 56 क्वेश्चन। अब ये है फेड। फेड की सेकंड, फीड की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात तुम्हें पता है। ढूंढो किस में है।
बाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, इसमें बीइंग एक्स्ट्रा आ गया, काट दो। बाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, आंसर हो सकता है। बाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, काट दो। इसमें भी नहीं है, काट दो। आंसर तुम्हारे, कोई ऐसा टफ नहीं है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो ऐसे पार्ट हैं जो दो दो तीन तीन सेकंड में आंसर निकल के आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा मेरी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक स्मूथ्स एंड रिलीव्स। म्यूजिक क्या करता है, आपको बहुत रिलीव करता है, आराम पहुंचाता है, स्मूथ कर देता है, यू ऑफ एनी स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस से आपको रिलीव कर देता है, एंड नेगेटिव इमोशंस से आपको रिलीव कर देता है। तो देखो म्यूजिक तो अच्छा ही काम करता है ना। कोई भी अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बस ये बात ध्यान रखना, स्ट्रेस्ड हो तो दुख भरे गाने मत सुनना, नहीं तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओ। हाई बीट के सॉन्ग सुना करो, तो उससे तुम थोड़ा सा एनर्जी से भरोगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो लो बीट के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, एक तो पहले से आप दुखी हो, ऊपर से लो बीट का सॉन्ग, जैसे कोई बहुत ही लो बीट के भजन होते हैं, बहुत ही साउंड डाउन होता है उनका, ऐसे सॉन्ग अगर सुनोगे, चाहे भजन भी सुनोगे, तो डाउन पहले से ही हो तो और डाउन हो जाओगे। देखो माइंड का एक ही काम है, जो सोचोगे उसे मल्टीपल करके देना। गलत सोचोगे तो गलत चीज़ें मल्टीपल हो जाएंगी माइंड, सही सोचोगे तो सही चीज़ें मल्टीपल हो जाएंगी माइंड में। तो उनमें म्यूज़िक जो है हेल्प कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी हैं तो दुख भरे या हल्के बीट वाले सॉन्ग सुने, नहीं, और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसके लिए हाई बीट वाले सॉन्ग सुना करो, तो फिर मोटिवेटेड रहोगे, है ना। तो इसमें इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक सिंगुलर है, तो SAIS भी दोनों में ही लगेगा, है ना। तो इसलिए आंसर इसका नो सब्सटीट्यूट। में एक का SAIS हटा दिया, ये गलत हो गया। इसमें वुड लगा दिया, इसके भी कोई चांस नहीं है। विल के भी क्या चांस है, ये करता है, करेगा नहीं, करता है, तो विल या वुड का यहाँ पे कोई चांस नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस जो है, इसमें वायबल जो वर्ड है, वायबल का मतलब क्या होता है, वायबल कह लो या फिर फीजिबल कह लो, दोनों का मतलब होता है व्यावहारिक, मतलब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इन दोनों का सिनोनिम है, अगर कभी भी प्रैक्टिकल भी आ जाए ना, तो भी ये आराम से हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्या होता है, अगला होता है फॉर्मिडेबल, जिसका मतलब होता है दुर्जेय, दहला देने वाला, दहला देने वाला, भयानक। मैं एग्जाम्पल ढूंढ रहा था इसके, तो भयानक, तो मुझे इसके एग्जाम्पल में सासू माँ लिखा हुआ मिला। खैर मजाक की बात है, ऐसा नहीं है, बट ये रियल में मुझे मिला था। ठीक है, तो फॉर्मिडेबल का मतलब दुर्जय या दहला देने वाला, जिसे जीता ना जा सके, या भयानक, खराब, कई सेंस में आता है। इनसेशिएबल में एक रूट वर्ड है सेटिस्फाई वाला, और इनसेटिस्फाई का मतलब जिसे सेटिस्फाई ना किया जा सके। तो इनसेशिएबल का मतलब हो जाएगा लालची, जो कभी संतुष्ट ना हो, जो तृप्त ना हो, है ना, उसे हम लालची कहते हैं, जो तृप्त ना हो। ठीक है, ये इनसेसिबल हो जाएगा आपका। फिजिबल आपका हो गया। और डिस्पोजेबल का मतलब, डिस्पोज को आप क्या कह सकते हैं, आप जब आप उपयोग से किसी चीज़ को अलग कर देते हैं, तो इसे ऐसे ही लिख लो, उपयोग करके, उपयोग करके फेंकने लायक, लायक, है ना, बाहर निकाल देने लायक, ये डिस्पोजेबल का मतलब होता है। डिस्पोज का मतलब भी यूज से बाहर कर देना होता है। डिस्पोज के बाद ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, लीप्स एंड बाउंस क्या होता है, लीप्स एंड बाउंस होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। अब रैपिडली भी यही होता है, आंसर तो तुम्हें पता लग ही गया है। अब्रप्टली क्या होता है, अब्रप्टली होता है अचानक से, अकस्मात, ना, अचानक से ये होता है, अकस्मात ये होता है, अचानक से। स्लोली, धीरे से, स्टील दिली, स्टील दिली क्या होता है, स्टील दिली होता है चुपचाप, चुपके, चुपके से, है ना, गुप्त रूप से, चोरी वाला सेंस आ रहा है ना स्टील वाला, गुप्त रूप से, ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सिंपल सिंपल लिस्ट है यार, आइडियम फ्रेजेस की, उससे याद करो, बाकी सबके मीनिंग पता हो, आंसर तुरंत निकल के आएगा सेकंड्स में। ठीक है, अब 59 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60। 70 क्वेश्चन पे आपका सेट पूरा हो जाएगा। 70 के बाद सारे पैसेज हैं, तो पैसेज तो एक सेट में से एक एक भी कर लो, एक क्लोज टेस्ट कर लो, एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर लो, काफ़ी होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ नॉट कमिटेड द मिस्टेक, उसने गलती नहीं की है। तो फालतू चीज़ें हमें ना पढ़ करके एक्टिव पैसिव बदलना है। हैड के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ जब पैसिव बनाएंगे तो बीन आ जाएगा। तो हैड नॉट बीन कमिटेड किस किस में है, पहले ये ढूंढो। इसमें नहीं है, काट दो। इसमें है, हो सकता है। इसमें भी हैड नहीं है, ये भी काट दो। इसमें भी हैड, बीन और कमिटेड आया है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव हो गया, सेंटेंस अफर्मेटिव था, तो ये भी कट गया।
आंसर सीधा है सामने, बताओ कोई दिक्कत हो तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखो मैं थोड़ा इस सेट को थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ, वो इसलिए है कि भाई थोड़ा लेक्चर छोटा हो जाए। तुम इस चीज़ को बाद में, लेक्चर को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें एप्लीकेशन में भी, है ना। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो लेक्चर को पोस्ट करके धीरे धीरे देखना। हाँ, जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि लेक्चर जल्दी खत्म हो। अगला सेंटेंस, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। येल्ड, यल एक वोकेबलरी का वर्ड है जिसका मतलब होता है चिल्लाना, YELL। यल का मतलब चिल्लाना। छोटा लड़का चिल्लाया मूवी में। और एल्स, अन्यथा या नहीं तो, आई विल स्टार्ट शाउटिंग लाउडली, मैं तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दूं। तो लड़के ने ये बात बोली, तो लड़के ने चिल्लाया था। क्राई तो रोया तो वो नहीं था, द लिटिल बॉय इन द मूवी क्राइड, रोया, रोना तो नहीं है तो इसे काट दो, ठीक है। द लिटिल बॉय वॉन्टेड टू बी लेफ्ट अलोन, वो चाहता था कि उसे अकेले छोड़ दिया जाए। और एल्स ही विल, अच्छा ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट में बदलते हुए विल का वुड हो जाता है, तो इसमें नहीं है वुड, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, तीसरे चौथे में से आंसर हो सकता है। तो रिक्वेस्टेड, लड़के ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट नहीं करी थी उसने, चिल्लाया था वो, है ना, शाउटेड था। रिक्वेस्ट का सेंस नहीं है, शाउट का सेंस है, तो रिक्वेस्ट की वजह से ये भी कट गया। आंसर तुम्हारे सामने है, छोटी छोटी चीज़ें देखो, आंसर निकल के आएगा तुरंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, एरर। PQRS तो इसमें पूछे ही नहीं गए, जिनको बच्चे कहते हैं सर जी PQRS समझ में नहीं आते। अच्छा ये 2022 का पेपर है, 2023 में भी नहीं पता फिर से पूछ ले, तो कोई चीज़ फिक्स नहीं है। SSC का भरोसा मत करना बिल्कुल भी, मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, कभी भी कुछ भी कर देती है। अगला सेंटेंस, रोजा विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन 4 years। अब अगर तुमने ध्यान से टेंसेस पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा, कभी भी हैज़ आए, हैव आए या हैड आए, इन तीनों के बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होती है। ये बात तुमने पढ़ी होगी जिस भी टीचर ने तुम्हें टेंसेस पढ़ाए हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक रूल भी कह सकते हो कि विल हैव के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ग्रेजुएट की जगह पे ग्रेजुएटेड होगा, इसलिए आंसर बी पार्ट में है, सॉरी इसके बी वाले हिस्से में या सी क्वेश्चन में, सी ऑप्शन में, है ना। कि ग्रेजुएट की जगह पे ग्रेजुएटेड हो जाएगा। आंसर आप सामने क्लियर हो गया, कहाँ से पूछा गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बिल्कुल बेसिक रूल ही पूछ लिया, फालतू तो कुछ पूछा ही नहीं है ना। आगे बढ़ो, देखो अब ध्यान से, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नॉट ओनली विल ही टेक एडमिशन हेयर, न केवल वो यहाँ पर एडमिशन लेगा, बट ऑल्सो ही विल स्टे इन द हॉस्टल, बल्कि वो किसमें, हॉस्टल में भी रुकेगा। अब तुम्हें जब मैंने एडवर्ब का चैप्टर पढ़ाया था, एडवर्ब के चैप्टर में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो जाए, जैसे नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, तो उसमें एक इन्वर्जन का रूल लगता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लेना, इसे डिटेल में मैंने समझाया था चैप्टर में। यहाँ पर तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगला जो सेंटेंस है इससे पहले भी तुमने बट ऑल्सो लगाया है, यहाँ पे भी तो इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, विल को ही से पहले लगा दें, इसे ही हम इन्वर्जन कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट पलट करके वर्ब को रखना, ठीक है। डिटेल में मैंने चैप्टर में बताया हुआ है ग्रामर में। तो आंसर आपके सामने ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट किस में दिया हुआ है, चौथे में दिया हुआ है, तो चौथे हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का। तो आंसर बताओ जल्दी से, विल प्लस थर्ड फॉर्म, विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है पैसिव है। अब इसका उल्टा बदलना है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म किस किस में ढूंढो, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म इसमें तो है, लेकिन ये वुड है, कट गया, ये नहीं हो सकता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर नहीं कर रहे हम, एक्टिव पैसिव है। तो विल शैल के साथ बी और ING थर्ड फॉर्म आनी थी, ये कट गया। तो विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो सकता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी आंसर हो सकता है। अब तुम्हें बस ये देखना है क्या करोगे बाकी, व्हेन शैल यू या व्हेन विल यू। तो जनरल जो केस होता है तुम्हें पता है, IV के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ यू। तो विल के साथ यू के साथ विल ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम ये लगा देंगे, विल वहाँ पर दे भी रखा था। तो आंसर आपका चौथा है, बेसिक सा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 65 क्या कहता है। 65th क्वेश्चन कह रहा है, द लेडी सेड दैट, लेडी ने कहा मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रनिंग लेट टुडे। अब देखो इज आर एम जो है प्रेजेंट है, पिछला पास्ट है तो इसका पास्ट कर दो वाज वर,
और टुडे का दैट डे। वाजवर और दैट डे देख लो किस किस में है। वाजवर तो इसमें तो है, दैट डे इसमें है, ये आंसर हो सकता है। वाजवर इसमें है, दैट डे नहीं है, कट गया। वाजवर इसमें है, दैट डे नहीं है, कट गया। और इसमें वाजवर ही नहीं है, दैट डे दे रखा, तो ये भी कट गया। आंसर आपके सामने, ये क्यों है आंसर आपको पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? डायरेक्ट इन डायरेक्ट, ऑलवेज रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, हमेशा नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करो, ग्रैंडफादर ने ये कहा। ठीक है, तो आस्क्ड उन्होंने पूछा था क्या? बिल्कुल नहीं पूछा। तो ग्रैंडफादर ने इच्छा की टू रेस्पेक्ट, कि वो खुद ही रेस्पेक्ट करें, तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो कहा था कि भाई ऐसा करो, खुद विश नहीं की थी उन्होंने, उन्होंने तो कहा था सामने वाले को, तो इसलिए ये भी कट गया। अब आता है एडवाइस मी, उन्होंने सलाह दी कि नेशनल फ्लैग की हमेशा रेस्पेक्ट करो। चौथा है ग्रैंडफादर सेड दैट, दैट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती, सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए ये भी कट गया। आंसर तुम्हारे सामने है, 66 आंसर क्यों है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या होता है का, इसको समझ लेते हैं एक बार। वर्ड पूछा है, राइट इन द वैली ऑफ वाज ए ह्यूज एंशियंट एडिफाइज, है ना। क्या कह रहा है? वैली के, घाटी के बिल्कुल, राइट इन द वैली, बिल्कुल घाटी में, बिल्कुल घाटी में क्या था? एक बहुत बड़ा प्राचीन महल था, प्राचीन इमारत थी। पॉसिबली या ऑब्वियसली, मतलब संभावित रूप से या फिर स्पष्ट रूप से, बिलोंगिंग टू द, जो संबंधित था किससे? मिडिल एजेस से। अब तुमने अगर कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो तुम्हें एक बात पता होगी, प्राचीन भारत होता है एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत होता है मॉडर्न हिस्ट्री, और बीच वाला जो मध्यकालीन होता है उसे हम मिडिल मिडिल एज कहते हैं, मिडिल हिस्ट्री कहते हैं, या मीडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। तुम्हें ध्यान होगा, मध्यकालीन को मीडिएवल बोलते हैं, मिडिल नहीं बोलते। ये आपकी बेसिक नॉलेज थी, आज समझ में आई? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्काइक का मतलब भी प्राचीन होता है, मॉडर्न का मतलब भी आधुनिक होता है, और गोथिक का मतलब एक प्रजाति थी प्रजाति थी जिसे हम गोथ लोग या गोथ कबीले के लोग होते हैं, उनके जो लोग होते हैं उन्हें हम उनसे संबंधित चीज़ों को गोथिक कहते हैं। ठीक है, प्रजाति के बारे में देख लेना, हमारे हिस्ट्री के टीचर से पूछना, ये पता लग जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 है, क्वेश्चन 67 क्या कहता है देखो ध्यान। चैप्टर तुम्हारा जो सेट है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। 68 सॉरी 67 तो हो चुके हैं, 68 देखो क्या कहता है। इसने पूछा है कि गलत करेक्ट सेंटेंस पकड़ो चारों में से। तो क्या है सेंटेंस की हिंदी है? स्कोलास्टिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट्स, जो ज्ञान भरी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं साइंटिस्ट की, हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव हुआ किस पर? ऑन द विजिटिंग स्टूडेंट पर, आने वाले स्टूडेंट्स पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। अब ध्यान से देखो, एक बहुत बढ़िया प्रभाव हुआ, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव से पहले ए एन आर्टिकल आता है। ध्यान से देखना, एडजेक्टिव से पहले, जब नाउन हो उससे पहले एडजेक्टिव हो, उससे पहले ए एन आर्टिकल आता है, द नहीं आता। ये बात बहुत बेसिक सी है। और ग्रेट का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है, तो इससे पहले एन नहीं आ सकता, इसलिए एन वाला भी कट गया। तो ये तुम्हें भले ही चैप्टर क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, बट आर्टिकल का बहुत बेसिक सा छोटा सा एरर पूछा है इसमें कि क्या लगाओ। ठीक है, कोई बड़ा एरर इसमें नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69th क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब पर, प्रीपोजिशन पर पूछा गया है। हैविंग टर्नड अप ऑन द प्रपोजल, प्रपोजल के अस्वीकार हो जाने पर। देखो, टर्न अप और टर्न डाउन, टर्न के साथ अगर अप लगे तो इसका मतलब तो होता है आना या उपस्थित होना, और टर्न के साथ अगर डाउन लगे तो इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। तो क्या कहोगे? प्रपोजल के आने पर या प्रपोजल के अस्वीकार हो जाने पर? अस्वीकार होना, अस्वीकार करना। प्रपोजल के अस्वीकार हो जाने पर मुझे निराशा होगी, तो प्रपोजल के आने पर निराशा होगी, उपस्थित होने पर निराशा होगी। कोई इंसान आता है ना, इसको तो केवल सामने शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, तो ये आना नहीं आएगा, यहाँ पे डाउन आएगा। तो टर्न के साथ डाउन देख लो किसमें है, टर्न डाउन एक तो इसमें है, एक इसमें है। अब देख लो टेंस क्या कहता है, हैज हैव हैड या हैविंग, इसके बाद अगर वर्ब आई तो किस रूप में आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म में। बहुत बेसिक रूल हैज हैव हैड का, इसीलिए आंसर चौथा है, आईएनजी इसीलिए नहीं आया। बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सा। ये दो तुमसे प्रीपोजिशन पूछी है कि टर्न आउट क्या होता है और टर्न डाउन क्या होता है, फिक्स फ्रेजल वर्ब तुमसे पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेट। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेशन। क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर कहना।
तुम अगर इसका मीनिंग ढूंढोगे नेट पर या डिक्शनरी में कहीं पर भी, इसका मीनिंग आएगा अतिशयोक्ति। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक है। सेग्रीगेशन होता है अलगाव, है ना, या पृथक्करण, अलग करना किसी चीज को, सेग्रीगेट करना। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, बढ़ोतरी या वृद्धि, है ना, बढ़ोतरी। एम्पलीफायर सुना होगा तुमने, एम्पलीफायर क्या करता है, वृद्धि कर देता है किसी चीज में, ठीक है। और अगला क्या है, किला बनाने की विद्या, फोर्टिफिकेशन। फोर्ट तुमने किला पढ़ा होगा, तो किला या कोई महल बनाने की जो कला होती है या जो विद्या होती है उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और एडिशन तुम जानते हो योग होता है। इसी के साथ आपका ये वाला सेट कंप्लीट होता है। बिल्कुल लेटेस्ट सेट है, जस्ट पिछले साल का। क्या क्या था, PQRS वगैरह पूछे ही नहीं गए हैं, सब्सटीट्यूट्स एक दो आए हैं बीच में, मैंने हिंट दिया है तुम्हें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज से तुम्हारे शुरू होते हैं पैसेजेस। देखो नेक्स्ट पेज पे आगे ये पैसेज है, दिखा देता हूँ तुम्हें। 4 पैसेज तो ब्लैंक वाले दे रखे हैं 5-5 क्वेश्चन के, और 2 पैसेज 5-5 क्वेश्चन के ये वाले दे रखे। एक एक पैसेज भी सेट से करा दिया जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हमारा ये वाला सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। और हमेशा की तरह से मैं यही कहूँगा, केवल और केवल रेगुलर रहने वाला बच्चा प्रैक्टिस सेट में सेलेक्ट होगा। जो बच्चा रेगुलर नहीं है, जो बच्चा रेगुलर अपने टीचर के गाइडेंस में या फिर अपने आप ही नियम नहीं बनाता और आगे नहीं बढ़ता मन से, वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। मेरा कहना सिंपल है, रेगुलर रहो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ रेगुलर रहो। बिना गाइडेंस के आपको कई साल लग सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप चुटकियों में चीज़ें करना सीख जाओगे। 5-5 6-6 महीने में, साल भर में सिलेक्शन लेकर के निकल जाओगे। बिना गाइडेंस के, बिना टीचर माने या बिना कोई गुरु माने आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए कहते हैं फ्यूचर का रास्ता या जीवन को जीने का रास्ता तो देखो गुरु ही देता है, इसलिए गुरु का साथ ज़रूरी है। मेरे साथ पढ़ो या अपने जो तुम्हारे पास टीचर हैं उनके साथ पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। यही मेरा तुम्हारे लिए चीज़ है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेटेस्ट सेट लाया था कि तुम्हें पता लग जाए क्या आ सकता है क्या नहीं। बार बार कह रहा हूँ, SSC पर भरोसा मत करना, तभी जा कर के कामयाब रहो, ठीक है। तो चलो आज के लिए सेट में इतना ही। अब रिलैक्स करो और नेक्स्ट के सेट के साथ नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है।